तो अब हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स देखते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पहला चीज देखा बेटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अगर आप देखोगे तो ये सारे रिएक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहां पर हम लोग जस्ट उसको रिकॉल कर ले रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अल्कोहलिक केओएच एलिमिनेशन को फेवर करेगा, जबकि एक्वस केओएच सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। तो यहां पर से अगर Br जा रहा है तो यहां से H जाएगा और ये माइनस HBr आ गया, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला है। क्लियर है? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला है। क्लियर? राइट। अब अगर सिमिलरली देखते हैं B हीटिंग डाइहैलाइड्स और मोस्टली विसिनल डाइहैलाइड्स विथ जिंक डस्ट। अब देखो सबसे पहले कोशिश यही हो रही है कि जब हम आपको रिएक्शंस दे रहे हैं ना, तो कम से कम रिएक्शंस दे और वो ओवरलैपिंग नहीं हो। तो आपको पता है कि एल्कीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस मेथड को यहां पर नहीं सीखेंगे, वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में सीखेंगे ताकि आपका बर्डन बहुत कम हो। तो जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हो तो जिंक डस्ट इन दोनों ब्रोमीन को लेकर चला जाएगा और आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि एल्कीन्स हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग उसको रिएक्शन ऑफ एल्काइंस और एल्कीन्स में सीखेंगे। तो अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में मैं आपको सिर्फ दो मेथड बता रहा हूं, ओनली टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सिमिलरली वी विल सी टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, और तब हम लोग इसके रिएक्शन में जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस देखेंगे। तो यहां पर फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of vicinal dihalides। विसिनल डाइहैलाइड्स का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम लोग देखेंगे। अब देखो इसमें ना कभी कभी एक गलती होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो गलती क्या होती है। अधिकतर बुक्स के अंदर ये एक चीज दिया हुआ रहता है, वो गलत दिया रहता है। अल्कोहलिक केओएच लिया तो एक Br और एक H चला गया, तो क्या हो गया बेटा माइनस HBr। अब आपका आ गया CHBr डबल बॉन्ड CH2।
हम यहाँ पर अगर अल्कोहलिक KOH लें और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशन ऐसा रखें, तब यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि व्हाई देयर इज नो रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर केस। तो मैंने जब आपको रेजोनेंस सिखाया था, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट रेजोनेंस, तो उसमें एक पॉइंट था हाउ टू थिंक ऑफ रेजोनेंस, एंड इन दैट केस I said as double bond separated by a single bond from a charged source, think of resonance. Now you can see this particular location is known as vinylic location. ये जो लोकेशन है वो एक विनिलिक लोकेशन है, और विनिलिक लोकेशन पर there is state of conjugation, right? और इस state of conjugation होने के कारण यहां पर इस तरह के रेजोनेंस एग्जिस्ट करते हुए आपको दिखेंगे। कितना कंट्रीब्यूटिंग है या नहीं है, बट एक बात तो तय है कि जो विनाइल ब्रोमाइड है इस केस में, ना तो ये है ना तो ये है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस लोकेशन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया होगा, है ना? तो विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड आर नॉट एज रिएक्टिव एज कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद मैं इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाऊंगा। अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड is not as reactive as alkyl halide. Why? तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल इन नेचर में है, बट स्टिल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इट्स रिएक्टिविटी हैज बीन डिक्रीज। क्लियर है? इट्स रिएक्टिविटी हैज बीन डिक्रीज, एंड व्हाई दैट इज द केस? बिकॉज there is development of partial double bond character. Partial double bond character develop होने के कारण जो विनिलिक लोकेशन है या एराइल लोकेशन है, वहां पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका ये उपाय है बेटा, आप देखोगे जेईई एडवांस में सेम क्वेश्चन आ चुका है, और जो लोग आईसीएससी बोर्ड से है ना, क्लास 10 में सेलिना में ये सेम रिएक्शन पर ये बनाया हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से वहां पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया है आईसीएससी बोर्ड की तरफ से, जो कि अवॉइड किया जा सकता था, है ना? मैं कहता ये नहीं बोला कि ये बहुत टेम्परेचर दे दोगे तो नहीं होगा, है ना? लेकिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शंस तो नहीं होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह NaNH2 ले लेते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि NaNH2 और NaOH में या अल्कोहलिक KOH में बेसिसिटी का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो आपको याद होगा कि NH3 इज अ वीकर एसिड देन H2। ये बात दिख रही है क्या? yes. अगर जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा।
तो चूंकि बॉन्ड स्ट्रांग हुआ था तो जो वीक बेस है वो शायद वो काम नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आ चुका है, और उसमें एक ऑप्शन था अल्कोहलिक केवेच और दूसरा था अल्कोहलिक केवेच फॉलोड बाय सोडियम अमाइड, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, और यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिमिलर रिएक्शंस यू कैन वेरीफाई, मतलब मॉर्सन एंड बॉयड अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, लाइब्रेरी में पढ़ी होगी तो आप ये सेगमेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के रिएक्शंस में लिखा हुआ कि अल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन नहीं होगा और सोडियम एमाइड के साथ ये एसिटिलीन देगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स से आपको एल्काइंस मिल रहा है ना, और सोडियम एमाइड के साथ भी आपको एल्काइंस मिल रहा है, लेकिन अल्कोहलिक केवेज के साथ ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप कर जा रहा है अंडर द नॉर्मल कंडीशन व्हिच वाज प्रिवेलिंग हियर, है ना? हटा दे। अब अगर इसके आगे की बात करें बच्चे, तो सेकेंड मेथड इसका भी देखते हैं, हीटिंग टेट्राहैलाइड्स विथ जिंक डस्ट। हीटिंग टेट्राहैलाइड्स विथ जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट को अगर हम लोग टेट्राहैलाइड्स के साथ हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लें, जिंक डस्ट एंड हीट, तो ये चारों ब्रोमीन जिंक के साथ चले जाएंगे और यहां पर आपको एल्काइंस मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना सिमेट्रिकल रखने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम आपको एल्कीन्स और एल्काइंस बनाने के दो मेथड्स में कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नया करने की कोशिश नहीं करी है ना? लेकिन कुछ रिएक्शंस तो आप खुद से दे सकते हो। अगर आगे कुछ रिएक्शंस आप खुद से दे सकते हो, तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस को मैंने दो रिएक्शंस में लिमिट रखा है ताकि आपको ये आराम से याद हो जाए, और आगे हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस को हटाते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड reactions of alkenes and alkynes। अब देखो बच्चे, एल्कीन्स और एल्काइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिख रहा है? अब यहां पर पहला है रिएक्शन with HX। तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऐसे रिएक्शंस मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr देखूं तो क्या होगा? क्या होगा?
तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल में जिसके पास ज्यादा H है, और मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, अगर यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट होगा। अगर इस तरह के रिएक्शंस लेंगे HBr और हम 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये भी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा और यहाँ पर Br साइमल्टेनियस कंडीशन पे करेगा। तो ये हो गया रिएक्शन विथ HX। अटैच्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ HBr in presence of peroxide. Reaction of alkenes, reaction of alkenes plus HBr in presence of peroxide. अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी दोनों चीजें अगर आप समझते हैं, तो यहां पर हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में बात कर रहे हैं। When alkene is present in presence of HBr, we are talking about anti-Markovnikov rule. So what will happen if you will do this with HBr peroxide? This kind of a product will form. This kind of product will form. यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज है वो Br डॉट है. If it will attack this particular location, free radical will form here. That will be 1 degree. If Br dot will attack here, the free radical form will be 2 degree. 2 degree free radical is more stable than 1 degree. Hence, this particular product will form. Now, when you learn these kind of a concept, you can be given similar reaction on this particular concept. आपको similar concept पर कुछ questions दिए जा सकते हैं. Similar concept पर कुछ questions दिए जा सकते हैं, जैसे similar concept reaction. सिमिलर कॉन्सेप्ट रिएक्शन आपको दिए जा सकते हैं. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट रिएक्शन क्या है? इसमें से इसका ए रिएक्शन हम लोग बोल देते हैं हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन. राइट, यहां पर बात को समझिए. हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन का मतलब है H2O प्लस H2O अगर आपको कहीं मिलता है, कौन कौन से स्पीसीज हैं जरा देखते हैं. H प्लस होगा, OH माइनस होगा, X प्लस होगा और X माइनस होगा, है ना. किसके बीच में कंपटीशन होगा? H प्लस विल compete with X माइनस. X माइनस इज a stronger electrophile. OH माइनस और X माइनस में क्या होगा? OH माइनस इज a stronger nucleophile. Can you tell me why? जरा समझते हैं. H2O is a weaker acid than HX. H2O HX से weaker acid होगा. Conjugate base क्या होगा? है ना?
अब ध्यान में रखना कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पीरियड के अक्रॉस पैरेलल चलता है और ग्रुप में ये एंटी पैरेलल होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इज पैरेलल अक्रॉस द पीरियड एंड एंटी पैरेलल अक्रॉस द ग्रुप। Basicity and nucleophilicity is parallel across the period and anti-parallel across the group. तो यहां पर अब आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहा है H2O plus Cl2, तो आपको पता है कि पहले कौन अटैक करेगा, Cl प्लस अगर यहां अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। मार्कोनिको एडिशन करने वाले हैं बच्चे और वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज नोन एज हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन, हैलो फॉर हैलोजन्स एंड हाइड्रीन फॉर OH। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। Halohydrine formation, this kind of a product will form, halogen plus OH will get attached. This is an example of similar type of Markovnikov addition. आपको और क्या मिलेगा similar type reaction? Alkenes being treated by NOCl. NOCl को आप कैसे विजुलाइज करोगे, NO प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर? तो यहां पर ये चीज हमारा क्लियर होगा। हटाए। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब रिएक्शन ऑफ H2NCCl4, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पहले ही बता दिया है बेटा ये एंटी एडिशन होता है, तो जहां पर भी इस तरह की आवश्यकता होगी मैं बढ़ाते चलूंगा आपके कॉन्सेप्ट को, और आपको शुरू में कुछ चीजें मगअप करनी होंगी, धीरे धीरे उसको और भी क्लैरिफाई करते चली जाएंगे। तो इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, अगर ब्रोमीन ले लोगे तो यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन फॉर्म हो जाएगा, राइट। जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है बेटा, पता है इसको, वो आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स देखा, आपने अल्कोहल बनाना सीख लिया। अब अल्कोहल्स वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें सिर्फ आपको रिकॉल करवानी होंगी या थोड़ा डिटेल बताना होगा। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स,
यहां पर 3 रिएक्शन हम लोग सीखेंगे। पहला, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अंडर एसिडिक कंडीशन। तो आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O H2SO4 देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ऐड H प्लस स्लैश OH माइनस यूजिंग मार्कोव-निकोव रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो आपको यहां पर H प्लस एंड OH ऐड करना है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पर जो आपको स्पीशीज दिखेगा बेटा वो दिखेगा HgOAc(2) ये मर्क्यूरिक एसीटेट है प्लस द मीडियम। इट कुड बी सॉल्वेंट, इट कुड बी सॉल्वेंट, कुड बी वाटर और अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फॉलोड बाय NaBH4। पहले इसमें लिख लेते हैं इन अ फाइनल प्रोडक्ट add H plus OH minus via मार्कोनिकोव एडिशन। MA कर दे रहे हैं बेटा, सब लोग समझ लेना। वाया मार्कोनिकोव एडिशन, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। तो अगर आप पूरी रिएक्शन को बिल्कुल समराइज करके याद रखना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो जो मैं स्टार मार्कर लिख रहा हूं आप उसको डेफिनेटली याद करके रखो। यहां पर एसिडिक हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि दोनों मार्कोनिकोव एडिशन है, बट फर्स्ट केस के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सेकेंड केस के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। राइट, तो रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे देंगे वो देखते हैं। जब आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HgOAc(2) प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब मैंने यहां पर देखो एंटी एडिशन करने की कोशिश करिए, लेकिन जब NaBH4 से तुम रिड्यूस करोगे ना तो इसको फ्री रेडिकल के पाथ पर लेकर चला जाता है और इसलिए ये प्रोडक्ट एंटी और सिन में क्लासिफाई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है। तुम लोग इतनी बातें नहीं समझना चाहते हो, कोई बात नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि तुमको जब ये दिख रहा है ना और ये दिख रहा है, इसको और इसको तुम भूल जाओ क्या हो रहा है। देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है,
H2O, इसको विजुअलाइज कर लो कैसे, H+N और मार्कोनिकोव एडिशन कर दो। क्या कर दो बच्चे, मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा, तुम्हारा काम आसानी से हो जाना चाहिए, सारी कहानी तुम्हारी यहां पर खत्म हो जाएगी। योर स्टोरी विल एंड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर है? इस जगह पर तुम्हारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा और तुम आराम से प्रोडक्ट दे पाएगा। क्लियर है? थर्ड है, इसको बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होने वाला बेटा, तुमको B2S6 फॉलोड बाय H2O2 आने वाला है। ये फर्स्ट स्टेप में होगा और ये सेकेंड स्टेप में होगा। तो अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होगे तो ये रिएक्शन तुम्हें B2S6 के साथ मिला था। अब पहले इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखना है वो तुम ध्यान में रखो। एड H plus and OH minus via एंटी-मार्कोनिकोव। अगेन मैं ये बता रहा हूं बच्चे कि मैं ये आपको प्रोडक्ट देने का तरीका बता रहा हूं, मैं कतई नहीं बोल रहा कि ये फ्री रेडिकल का पाथ ले रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो एंटी-मार्कोनिकोव जैसा दिखेगा। द प्रोडक्ट विल लुक लाइक एंटी-मार्कोनिकोव, है ना? तो अगर आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 B2S6 देखोगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। यहां पर R3B बना था, जो यहां पर था ना बेटा, ये ब्लॉक, ये तीनों यहां पर आ गए। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, या मैं लिख ही देता हूं। ये तीनों प्रोडक्ट, जो तीनों एल्काइल ग्रुप है वो R में, R के हैं, वो B में ऐड हो गए। तो यहां क्या बन गया बेटा, R3B। आप फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस चीज को भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पर एक सिंपल सा एम्प्टी दे रहा हूं, मेमोरी टेक्निक दे रहा हूं। H2O2 को 3 मोल ले लो, तो अगर H2O2 के 3 मोल लोगे तो तुम्हें OH के कितने मोल दिख जाएंगे, 6 OH। जस्ट एक मेमोरी टेक्निक है बेटा। अभी हम लोग इसमें पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपको कंसोलिडेट कर देते हैं कि 70 to 80% आप स्कोर करने लगो, राइट? तो कितने OH दिख रहे हैं, 6। 3 OH इसको दे दो क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, और सबको एक OH दे दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, और ये क्या बन गया बेटा, BOOH3। जब तुम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो तुम्हें BOH3 मिला था। ये क्या है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड है। और ये एक क्या है, लुईस एसिड है। ये एप्रोटिक लुईस एसिड है और मोनोबेसिक है। ये अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th इनऑर्गेनिक कर रहे होगे उस समय आपको ये रिएक्शन मिला था। बट ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्बिनेशन देखते हुए आप ये लाइन यूज कर सकते हो। आपको H+ और OH- को ऐड कर देना है वाया एंटी-मार्कोनिकोव। क्लियर? इतनी चीज क्लियर होगी। अब आपको मैंने तो ये बताया था कि मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस बता रहा हूं, लेकिन एल्काइंस के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। एल्काइंस के लिए
आप क्या कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हो, सेम चीज कर लो और टॉटोमराइज कर देना, सेम चीजें कर देना, टॉटोमराइज कर देना। जो सबसे कॉमन रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में आता है वो ये आता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में जो सबसे कॉमन रिएक्शन आता है वो ये आता है बेटा, तो इसको लिख लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। आपको अल्काइंस के हाइड्रेशन में HgSO4 और H2SO4 दिखेगा। इसका जवाब ये है कि किसी भी तरह के रीअरेंजमेंट को अवॉइड करता है। तुम अगर ये कॉम्बिनेशन देखो, भूल जाओ और सोचो कि हमें क्या करना है, 2 स्टेप में रिएक्शन करना है। स्टेप 1, ऐड H प्लस and OH minus and step 2, tautomerize। कैसे करना है, वाया मार्कोनिकोव एडिशन करना है। आपको वाया मार्कोनिकोव एडिशन करना है। आपको H प्लस और OH माइनस ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद टॉटोमराइज कर लेना है। जरा देखते हैं, अगर H प्लस और OH ऐड करना है तो H यहाँ ऐड करेंगे और OH यहाँ ऐड करेंगे, तो कैसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड CH2 OH दिख रहा है। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम OH बॉन्ड, think of tautomerization, and tautomerization are like exchange of। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को क्या दे सकता है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन को क्या दे सकता है, इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा वो ये होगा। तो ये हो गया हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हटाए, नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes and alkynes। Hydrogenation of alkenes and alkynes। अब देखो बेटा, अगर क्लास 10th का पहला लाइन अगर देखोगे, मतलब अगर क्लास 10 का आखिरी क्वेश्चन देखोगे तो लिखता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड वनस्पति घी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th NCERT। अब होता क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड द वनस्पति घी इज वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन वाली कहानी कैसे है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। These are the general formulas of alkenes and alkynes, right? ये alkane, alkenes और alkynes के general formulas होते हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो alkane से इसके कितने हाइड्रोजन कम है, तो 2 हाइड्रोजन कम है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बोल देंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया। यहां पर हाइड्रोजन से
की संख्या एल्केन से कितनी कम है? 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 2n + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट by 2, where n is number of carbon atoms. Right. अब इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या करेंगे आगे हम लोग आगे देखेंगे, बट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर एल्कीन को तुम हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे या प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या होता है, ये किससे में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके एक इक्विवेलेंट के लिए इसके 1 मोल की आवश्यकता पड़ती है, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल हमको चाहिए। अब अगर तुम इसका रिएक्शन करवाते हो तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा, और इस रिएक्शन को यहां पर स्टॉप करना मुश्किल होता है, इसलिए फर्दर क्या दे देगा? और बहुत लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने इसका 1 मोल दिया तो ये यहीं रुक जाएगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बेसिस पे होता है, ना कि मोल टू मोल के बेसिस पे होता है। राइट। तो यहां पर हीट रिलीज होगा, गेट रिलीज्ड, राइट। और जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Heat of hydrogenation is an important tool to measure the stability of alkenes. तो लिख लेंगे, बटा हिट्स में जाएंगे और एक लाइन लिखेंगे, less is the heat of hydrogenation per double bond less is the heat of hydrogenation per double bond, more will be the stability of alkenes. बहुत लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर ध्यान में रखना है बेटा कि अगर पर डबल बॉन्ड देखना है, किसी के पास 2 डबल बॉन्ड है और मान लो 120 किलो जूल पर मोल आ रहा है या 120 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, और एक डबल बॉन्ड में 70 आ रहा है, तो जो पहले वाला है जिसमें 2 मोल के लिए 120 आ रहा था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मेजर आता है बेटा आपका वो आता है कि एल्काइंस का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग उसको एल्कीन के स्टेट में ही रोक दें, तो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये सब कैटलिस्ट से नहीं होगा डायरेक्टली। तो उसके लिए हम लोग 2 रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ
alkynes with Lindlar catalyst. Reaction of alkynes with Lindlar catalyst. तो अगर आप एल्काइंस को हाइड्रोजनेशन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, है ना, PdBSO4 इसको बोलते हैं बेटा पॉइजन पैलेडियम इसके प्रेजेंस में करवाओगे, अगर पॉइजन पैलेडियम के प्रेजेंस में करवाओगे, in that particular case reaction will stop at this particular stage, वो एल्कीन बनकर ही रुक जाएगा। ये जो एडिशन होता है या हाइड्रोजनेशन होता है वो होता है सिन हाइड्रोजनेशन। मतलब जो दोनों H हैं वो सेम साइड से लग रहा है, दोनों H जो है वो सेम साइड से लग रहा है, तो यहां पर बहुत तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कल की डेट में अगर आपको कोई ये दे दे प्लस H2PdBSO4, तो आप H ऐड कर लो, आप H ऐड कर लो दोनों सेम साइड से। ये क्या था, 2 ब्यूटाइन था, ये क्या था 2 ब्यूटाइन है, दिख रहा है क्या, और ये क्या बन रहा है सिस 2 ब्यूटीन बन रहा है। तो ये हो गया बेटा सिन हाइड्रोजनेशन, वो 2 ब्यूटाइन था और ये क्या बन रहा है सिस 2 ब्यूटीन। सिन हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि जो H है ना बेटा वो दोनों सेम साइड से लगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और देखो मेरा पर्पस भी यही है कि तुम 70 to 80% पहले स्कोर करना चालू करो ऑर्गेनिक का। यू डोंट थिंक कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ सीख लेनी है, बट बहुत बार क्या होता है कि जब आप स्टेबिलिटी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो एट टाइम्स यू विल टेंड टू फॉरगेट द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ये चीज है क्या, रिएक्शन ऑफ एल्काइंस विद लिंडार कैटलिस्ट सब तो नहीं भूलोगे। जब सिस और ट्रांस की बात ही जहां होगी जहां A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, तो हो सकता है कि सिन हाइड्रोजनेशन हो रहा हो लेकिन सिस और ट्रांस फॉर्म नहीं कर रहे। हटा इसको, नेक्स्ट करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स in presence of sodium in liquid ammonia। ये होता है एंटी हाइड्रोजनेशन। मतलब ये भी एल्काइल को एल्कीन की स्टेट में ही रोक देगा, लेकिन अब जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है they will not get attached on the same side, they will one will get attached to one side and another on the another side। क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बताओ, ट्रांस टू ब्यूटेन। तो you will form trans 2 butane।
क्लियर है? इसको हटा दो। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा बेटा, इसको बोलते हैं सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहां पर आप अगर कोल्ड KMnO4 या OSO4 लेते हो इन एक्वस मीडियम, तुम क्या करो, OH ऐड कर दो और नाम क्या है, यहां पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। इसका मतलब है दोनों OH प्लेन के सेम साइड से अटैच होंगे। अच्छा, हम बोर्ड पर ऐसे बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर लिखे चाहे उधर लिखे, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि एक साइड लिखकर मैं दिखा रहा हूं कि एक ऐसा एग्जांपल हो बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। जब हम इसकी जगह कोई भी पेरोक्सी एसिड लेते हैं, कोई भी पेरोक्सी एसिड लेते हैं, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा RCOH, है ना, इसमें कोई भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर इसी एसिड के अंदर, मैं इसको भी बना देता हूं अलग से, तो ये क्या हो गया, पेरोक्सी एसिड। अब ये जो पेरोक्सी एसिड जोड़ने से बेटा यहां पर एक साइक्लिक ईथर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड। और इसको H3O+ से रिएक्शन करवाओगे तो अब OH ऐड हो रहा है और दूसरे लोकेशन पर भी OH ऐड हो रहा है, but they are not getting attached from the same side of the plane, so such hydroxylation is known as anti-hydroxylation. तो हम लोग क्लास के अंदर ही याद कर लें, हम लोग क्लास के अंदर ही याद कर लें बेटा कि अगर कोल्ड KMnO4 है तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और अगर पेरोक्सी एसिड है तो क्या होगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ये बात क्लियर हो गई? अब मैंने जो कुछ भी बताया ना, उसके बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग सिर्फ ओजोनोलिसिस करके एल्कीन और एल्काइन को पीसफुली कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं कि हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया। फिर देखेंगे बेंजीन के प्रिपरेशन और बेंजीन के रिएक्शंस। तो पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैं हमेशा करवाते रहता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या लिया बेटा, 2-ब्यूटाइन लिया। आपको ये क्वेश्चन या तो 2-ब्यूटाइन से आएगा या 3-हेक्साइन से आएगा। तो आपने लिया 2-ब्यूटाइन, आपने ले लिया 2-ब्यूटाइन और आपने कर दिया इसका रिएक्शन H2 + PdBSO4। आपने दूसरा रिएक्शन पकड़ा और लिख लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये A हो गया और ये B हो गया। बात क्लियर है? अब आप क्या करो, Br2 इन CCl4 दो, इसको बोल दो C। कोल्ड KMnO4
या मैं इधर पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोल्ड KMnO4 प्लस H3O प्लस, इसको बोल दो D, C6H5, देखो नाम चेंज कर दे रहे हैं लेकिन अभी भी तो ये पेरोक्सी एसिड है, प्लस H3O प्लस, इसको बोल दो E। सिमिलर रिएक्शन यहां लिख लेते हैं, Br2 इन CCl4, इसको लिख लेते हैं F, कोल्ड KMnO4 प्लस H3O प्लस, इसको लिख लेते हैं G, और यहां पर सिर्फ नाम चेंज करो, H3O प्लस, इसका नाम ले लेते हैं H। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन A and B if any, C and F if any, ये मेरा B है, C between D, E, H, G if any, एंड इसका डी पार्ट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एन सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो आप थोड़ा 5 मिनट जो थ्योरी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, कल मैंने आपको एक टूल दिया था, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। यहां पर देखो बेटा, तो क्या हो गया, सिस 2 ब्यूटीन बना है ना। तो ए क्या है हमारा, मैं लिखते जा रहा हूं रेड से, ए इज सिस 2 ब्यूटीन, हाँ या ना, और बी इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब देखो कल जो हम लोगों ने सीखा था ना, हम उसको कन्वर्ज कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक में एक लिंक दिखेगा, अगर आप क्लास वर्क के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्लास वर्क के अलावा जो एनसीईआरटी हम दे रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स आएंगे। अगर आप कुछ और भी पढ़ेंगे तो कुछ तो पढ़ लेंगे, मुझे कैसे पता चले आपने क्या पढ़ा है। अब ब्रोमिनेशन क्या होता है बेटा, एंटी, ये क्या होता है सिन, और ये क्या होता है एंटी। तो यहां पर सिस ऑन एंटी विल गिव रेसमिक, क्लियर है, सिस ऑन सिन विल गिव मीजो, और सिस ऑन एंटी विल गिव रेसमिक, क्लियर है। कार से एटीएम जाओ, एंटी ऑन ट्रांस गिव मीजो, ये माइनस है नहीं और ये प्लस है, तो ये क्या हो गया रेसमिक, और H एंटी ऑन एंटी विल गिव मीजो। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि A और B में क्या रिलेशन है, तो वो एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और डायस्टेरोमर्स है। सिस और ट्रांस एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस भी होते हैं। तो A और B में क्या रिलेशन है कि वो एक दूसरे का क्या है, डायस्टेरोमर्स है, एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये बात समझ में आ गई कि A and B आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, A और B एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये एक दूसरे का डाया स्टीरियोमर्स है। ये बात क्लियर हो गई। अब जब C और F में देख रहे हैं तो C और F
C और F में देख रहे हैं तो C रेसमिक है और F मेसो है। रेसमिक मिक्सचर और मेसो में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स होता है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया, डायस्टेरियोमर्स हो गया। DEHNG इसमें क्या है, तो मेसो और रेसमिक डायस्टेरियोमर्स हो गया। तो सबसे पहले एक रिलेशन तो है कि दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसमें ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके दो, इसको कितना काउंट करेंगे, काउंट टोटल प्रोडक्ट अगर पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर दो, एक दो एक दो और एक, टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 9 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 9 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन इनवैरिएबली जेई में रिपीट हुए हैं, किसी न किसी फॉर्म में ये रिपीट होते रहा है। तो हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप नीट जेई मेंस अगर कहीं पर भी देखेंगे तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत भयानक क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, हटाएं इसको। अब जो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करने वाले उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस हम लोग करेंगे, क्लियर है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि हम ओजोन के साथ एल्कीन्स या एल्काइंस का रिएक्शन करवाएंगे। तो जब आप ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं तो पहले स्टेप में ये बनता है जिसको बोलते हैं मोल ओजोनाइट, और उसके बाद दिस फॉर्म्स और इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाएगा और ये जिंक के साथ चला जाएगा। ये एक स्टेप और हम लोग लिखे कि अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये ओजोनाइट बन गया। ये इसका नाम है मोलोजोनाइट और इसका नाम है ओजोनाइट, और ये जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दिस वेंट एंड दिस वेंट विथ जिंक डस्ट। तो क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया SCHO प्लस ZNO। ये ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन हो गया, और ऐसे ओजोनोलिसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस।
अब अगर आपको सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखा है ना बेटा, तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसे ओजोनोलिसिस अगर सिर्फ लिख दिया है तो उसका मतलब होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपल करके आपको ये लिखवा देता हूं, हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे दिए जाएंगे। तो हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। तो यहां पर लिखते हैं हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। और जब भी मैं ओजोनोलाइसिस लिख रहा हूं वो हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। इवन एग्जाम में लिख रहा है तो भी वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही होगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, wherever CC double bond is present, जहां पर भी CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, rub that off completely। उस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली मिटा दीजिए। किसको मिटा दीजिए? जहां जहां पर CC डबल बॉन्ड है। फ्रॉम वेयर यू हैव rubbed off the double bond to that location या to that carbon, give डबल बॉन्ड O। अब इससे कुछ तो आसान नहीं होगा, लेकिन अब देखोगे कि इसका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्लास 11th में मिलता है। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर क्या आपको ये लाइन भी नहीं समझ में आएगी कि ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट देना कितना आसान है। सीसी डबल बॉन्ड जहां जहां दिख रहा है हम उसको मिटा देंगे, और जिस कार्बन के डबल बॉन्ड को हमने मिटाया है वहां पर डबल बॉन्ड वो लगा देंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहले ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट देने का तरीका हो गया। तो सबसे पहले एक सिंपल सा काम कर लेते हैं कि मैं बोलूं कि इसके ओजोनोलिसिस से क्या बना होगा। तो पहले O3 एंड सेकेंड फॉलोड बाय ZnH2O या ऐसा। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब मैंने अगर डबल बॉन्ड को कंप्लीटली मिटा दिया, सॉरी यहां पर H2 नहीं होगा ना, ज्यादा बॉन्ड आ गया, CH3 ऐसा दिख रहा होगा। जब डबल बॉन्ड को हम कंप्लीटली मिटा देंगे तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जिस लोकेशन पर मैंने डबल बॉन्ड को मिटाया है वहां पर मैं क्या डालने वाला हूं, यही तो प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस है। क्लियर है क्या? यही तो प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस है। अब ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन तो आसान होते होंगे ऐसा लग रहा है। मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देता हूं।
छोटी छोटी जगह पर भी बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो हम लोग फैशन में नहीं रहेंगे ना तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बोलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो ओजोन प्लस ZnH2 गिव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोलिसिस। ये मैं कोई जेई मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Give all possible product of या give all product of ozonolysis of this particular compound. तो यहां पर मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं आज की क्लास में वेस्ट करने के लिए। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। दिख रहा है क्या? मैंने इस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली रब ऑफ कर दिया। या अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मैं अलग जगह पर इसको बना लेता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि सवाल कैसे बनाया जाता है। हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे जिसमें बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो हमने इस डबल बॉन्ड को मिटा दिया, इस डबल बॉन्ड को मिटा दिया और इस डबल बॉन्ड को मिटा दिया, है ना। अगर डिफिकल्ट एग्जाम होता मेंस वगैरह तो हम लोग इतने रिजल्ट नहीं दे रहे होते ना बेटा। जो आप लोग कितना पढ़ते हो तो पता है। डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिए, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। कितने तरह के प्रोडक्ट बने? दो, एक ये और एक ये। लेकिन ये सही जवाब नहीं है। तुमसे पूछ रहा है गिव ऑल प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। अब तुम देखो कि ये तो बेंजीन का एक एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का है ना, मतलब रिंग बेंजीन का है। उसमें एक और एक्सट्रीम स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, जो ऐसा दिखेगा। दिख रहा है? जो ऐसा दिख रहा है। अब मैं अगर इसके डबल बॉन्ड को मिटाऊंगा दिख रहा है, तो अब मुझे एक नया कंपाउंड भी बनते हुए दिख रहा है। तो ये तो इसमें भी था, इसमें भी है। इसमें लेकिन क्या बना था? CH3 CO CO CH3 बना था, राइट। जबकि यहां पर 2 मोल बन रहा है CH3 CO CHO का। दिख रहा है क्या? तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो मेनी ऑफ अस विल गो रॉन्ग इन सेइंग कि सिर्फ 2 तरह के प्रोडक्ट बने। एक्चुअल में कितने तरह के प्रोडक्ट बने? 1, 2 और 3 तरह के प्रोडक्ट बने। ये एनसीईआरटी क्लास 11th के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो इवन अ सिंपल रिएक्शन लाइक ओजोनोलिसिस which tells us very simple thing कि जहां जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहां जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, उस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली मिटा दो और जिस भी लोकेशन पर आपने C के डबल बॉन्ड मिटाया है वहां पर क्या जोड़? डबल बॉन्ड O ऐड कर दो
ये शायद कोई क्लास 4 का बच्चा भी कर सकता है और कोई क्लास 12 का बच्चा भी नहीं कर पाएगा। अगर सुनेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो अगर एक छोटे बच्चे को आप बिठाकर बोलोगे कि बेटा यहाँ 2 लाइन दिख रहा है ना, पूरा मिटा दे, है ना, और जिस एंड से हमने मिटाया है वहां पर 2 लाइन खींच के ओ लिख दो, तो बउआ लिख देगा, है ना। लेकिन बउआ और बेशरम में अंतर होता है ना। अगर बेशरम बउआ तो नहीं लिखे। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसमें कभी कभी आपको आ जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर या तो ऑक्सीडेटिव वर्ड लिखा हुआ है या जहां पर हमने Zn लिया था उसकी जगह H2O2 लिखा हुआ है, तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके प्रोडक्ट देने के लिए तरीका यही है, गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ठीक है, गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, लीव कीटोन एज कीटोन and convert aldehyde to corresponding carboxylic acid। लीव कीटोन एज कीटोन, कीटोन को कीटोन की तरह छोड़ दीजिए और एल्डिहाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट एल्डिहाइड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप कभी भी दिमाग में ये नहीं रखिएगा कि अगर ओजोनोलिसिस है तो ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है, ये मुझे नहीं पता चला। तो काफी कम पूछे जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। Let's take another thing, ozonolysis of alkynes। alkynes, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस के अंदर आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। यहां पर रबर ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली and at those location where you have completely the triple bond to all that location make double bond O and OH। ये हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस का प्रोडक्ट हो जाएगा। जब आपने 2 बॉन्ड मिटाए थे
तो आप 2 बॉन्ड बना रहे थे, जब आपने 3 बॉन्ड मिटाया है तो आप 3 बॉन्ड बना रहे हैं। आपने एक डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड O, और तीसरे बॉन्ड में आप सिंगल बॉन्ड OH बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्काइंस के अंदर ओजोनोलिसिस अगर होता है तो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस ये क्या था, एक सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन था। क्लियर है? तो आप इसको रिवाइज कीजिए एंड वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15